हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर की फर्स्ट बुक आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो इसका पहला चैप्टर है 18वीं शताब्दी के मध्य भारत। 18वीं शताब्दी के मध्य भारत जो चैप्टर हम शुरुआत में पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक ही हमारा 18वीं शताब्दी के मध्य भारत है। तो यह जो चैप्टर है, यही शुरुआत क्यों है 18वीं शताब्दी के मध्य भारत। तो हम पहली बार अपने बुक का नाम पढ़ लेते हैं कि आखिरकार बुक में हम क्या पढ़ेंगे। तो बुक में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। आपकी बुक है, इस बुक में हम पढ़ेंगे 1761 से लेके 1947 तक का इतिहास। और वैसे तो हम 1970-71 तक का भी पढ़ते हैं इसमें, परंतु यह मुख्य भाग है। 1761 से लेके 1947 तक का इतिहास हम पढ़ेंगे। अब आप यही देख लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर है 18वीं शताब्दी के मध्य भारत, 1761। तो यह चैप्टर ही क्यों हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी के मध्य भारत, मतलब 1700 से लेकर 1799 के समय भारत की स्थिति क्या थी। यानी 1700 से लेकर 1799 के मध्य भारत कैसा था, भारत की स्थिति क्या थी, उसका अध्ययन हम यहां करेंगे। तो 1700 से 1799 के लिए हम कह सकते हैं 18वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी के मध्य भारत क्या था, तो इसको हम सरल रूप में देखें तो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं कि आखिरकार 18वीं शताब्दी के मध्य भारत दिखने में कैसा था। जैसे आज हम बात करें कि 21वीं शताब्दी में भारत कैसा, तो हम बताएंगे कि कितने हमारे राज्य हैं, सब राज्यों की गणनाएं बताएंगे हम। और जैसे राजस्थान है हमारा, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इस प्रकार हम राज्यों के बारे में बताते हैं कि ये भारत की राजनीतिक स्थिति है। और फिर हम ये बताएंगे कि आखिरकार भारत में अभी शासन किसका चल रहा है, या भारत अभी किन चीजों से जूझ रहा है। तो यह सब हम इसके मध्य बता सकते हैं। तो 18वीं शताब्दी के मध्य भारत जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दो चीज पढ़ेंगे कि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। क्योंकि हम जितना भी इतिहास पढ़ रहे हैं, लगभग उसमें 75% इतिहास हम राजनीतिक इतिहास ही पढ़ते हैं। तो राजनीतिक इतिहास में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार उस समय की भारत की राजनीतिक स्थिति कैसे थी। तो राजनीतिक स्थिति में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस समय है, उस समय राज्य कौन कौन से थे, प्रमुख राज्य उस समय के पढ़ेंगे हम यहां पर। ठीक है। तो 18वीं सदी में भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। और दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे इसमें कि उस समय के आक्रमणकारी कौन कौन थे। दो चीज पढ़ेंगे हम इसमें, आक्रमणकारी और राजनीतिक स्थिति। तो यह दो ही चीजें काफी हैं जो उस स्थिति को बयान कर सकती है। बाकी और चीजें हैं जो आगे के चैप्टर्स में हो जाएंगी, जैसे मराठा परिसंघ है, अवध है, मैसूर है, ये सब चीजों की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो हम और डीप में पढ़ेंगे, पर उनके चैप्टर अलग अलग हैं। परंतु जब ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम 18वीं शताब्दी, पूरे 100 साल का हमें बताना है, तो इसमें हम दो ही चीजों पे गणना करेंगे। एक राजनीतिक स्थिति कैसी थी उस समय, जिसमें हम उस समय के प्रमुख राज्यों के बारे में बताएंगे, और दूसरा हम बताएंगे आक्रमणकारी। तो उस समय प्रमुख राज्य कौन कौन से थे। अगर हम बात करें कि राजनीतिक स्थिति में हम बात करें प्रमुख राज्य कौन कौन से थे, तो उस समय हम बात करें तो पहला हम बात करते हैं दक्षिण की। तो दक्षिण में उस समय
प्रमुख रूप से जो राज्य स्थापित हुआ वो हुआ था हैदराबाद में। ठीक है, दक्षिण में जो हमारा राज्य स्थापित हुआ इस समय का वो है हैदराबाद में, और दूसरा दक्षिण का राज्य है मराठा, जिन्होंने महाराष्ट्र में स्थापित किया। दक्षिण में उस समय दो ही राज्य प्रमुख थे, एक तो मराठा थे और एक हैदराबाद थे। तो मराठा तो आप महाराष्ट्र क्षेत्र में जानते हैं, और हैदराबाद क्षेत्र में जो थे वो निजाम कहलाते थे। फिर इसके अलावा जो अगला राज्य है वो है अवध। अवध क्षेत्र कौन सा आता है? अवध में आता है अयोध्या, साकेत, जो वाला इलाका है मध्य प्रदेश से जो टच में है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो अयोध्या से लेकर ये भाग अवध का क्षेत्र कहलाता है। फिर आता है बुंदेलखंड, रुहेलखंड। ये कौन सा इलाका आता है? ये आता है बरेली से लेकर इलाहाबाद का इलाका, यह है वो क्षेत्र आता है। फिर आता है बंगाल। चौथा राज्य कौन सा है? बंगाल। ये बंगाल कौन कौन सा है? वर्तमान में बिहार, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये इतना बड़ा क्षेत्र बंगाल राज्य आता था। ठीक है, अगला है सिख राज्य। सिख राज्य कौन कौन से? पंजाब का क्षेत्र सिख राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, फिर आता है जाट राज्य। अब जाट राज्य कौन सा है? जाट राज्य के अंतर्गत आता था हमारे भरतपुर और आगरा के बीच का क्षेत्र। फिर राजपूत। अब राजपूत शासक जो थे वो राजपूत राज्य वाले आ गए। यह प्रमुख क्षेत्र थे जिनका हम अध्ययन यहां पर करेंगे, जो प्रमुख राज्य थे। ठीक है, जिसमें हैदराबाद, मराठा, अवध, बुंदेलखंड और रुहेलखंड, बंगाल, सिख राज्य, जाट राज्य और राजपूत राज्य, ये इसके अंतर्गत आएंगे। अब आते हैं आक्रमणकारी में, कि 18वीं शताब्दी में दो प्रमुख आक्रमणकारी कौन रहे? दो रहे थे। वो दो कौन थे? पहला था नादिर शाह और दूसरा था अहमद शाह अब्दाली। यह 1739 में आया। ये बहुत पहले से शुरू हो गया था, परंतु इसका सबसे प्रमुख युद्ध है 1761 ईस्वी का पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ के मध्य हुआ था। नादिर शाह 1739 में आया था। इसका प्रमुख युद्ध है करनाल का युद्ध। करनाल पंजाब में है, जहां पे नादिर शाह और उस समय के जो प्रमुख शासक थे उस समय भारत के, उन्होंने युद्ध किया। अवध से उस समय गया था सफदरजंग गया, सरफराज गया था। फिर हैदराबाद से चिनकलीज खां या निजामुल मुल्क जिसे कह सकते हैं, वो आए थे और इन्होंने सेना गठित करके नादिर शाह से युद्ध किया और युद्ध में वह पराजित हो गए। ये दोनों उस समय के बहुत सफल आक्रमणकारी हैं, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। तो नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था, जो उस समय का करनाल का युद्ध है, और 1761 में है पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में राजनीतिक स्थिति में हम पढ़ेंगे प्रमुख राज्य में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के हैदराबाद, मराठा, अवध, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, बंगाल, सिख, जाट और राजपूत राज्य। और इसी प्रकार आक्रमणकारियों में हम दो आक्रमणकारी पढ़ेंगे, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। तो अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इसके पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, राजनीतिक स्थिति पे। जिसमें राजनीतिक स्थिति हम शुरू करते हैं कि आखिरकार उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो
अब राजनीतिक स्थिति की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो राजनीतिक स्थिति में हम बात करेंगे उस समय के राज्यों की। तो उस समय नवीन राज्यों का उदय हुआ। कि जब हम इंट्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं कि 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार उस समय नवीन राज्यों का उदय हुआ, यानी नए नए राज्य बने। तो उसमें नवीन राज्यों में हम ले सकते हैं हैदराबाद। हैदराबाद में पहले से कोई सत्ता नहीं थी, वहां पर चिनक्लिज खान ने निजाम शाही की स्थापना की और एक राज्य स्थापित किया। उसी प्रकार से हम देखें कि अवध में कोई सत्ता नहीं थी, इसी प्रकार से बंगाल में कोई सत्ता नहीं थी, परंतु वहां पे बंगाल में सत्ता बनी। अब नवीन राज्यों का उदय होने के पश्चात दूसरा क्या है कि मुगल सत्ता का पतन हुआ, यानी मुगल जो सत्ता थी वो पतन की ओर अग्रसर हो गई। ये उस समय की स्थिति है कि मुगल शासक उस समय निठल्ले बैठे रहे, लोग उन्हें चलाते रहे। फिर विकेंद्रीकरण हुआ, यानी सत्ता के टुकड़े हो गए, सब अपनी अपनी जगह के उनके मालिक थे। कोई एक शासक, स्थायी शासक उस समय नहीं था। पूरे भारत की बागडोर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी, सब अपने अपने क्षेत्रों के राजा थे, सब अपने आप में राजा बने हुए थे। चौथा पॉइंट जिसमें हम चर्चा करेंगे कि विकेंद्रीकृत होने पश्चात, मुगल सत्ता का पतन होने के बाद में, नवीन राज्य का उदय होने पश्चात फिर भारत पर प्रभुत्व के लिए संघर्ष। ठीक है, भारत पर अब सत्ता किसकी हो? मुगल कमजोर पड़ चुके थे, तो इधर मराठा बोल रहे थे कि हम भारत को अखंड करेंगे, हम भारत को जोड़ देंगे। उधर निजाम बोलता था हम भारत को जोड़ के रखेंगे, उधर बंगाल अपना ही राग। फिर विदेशी आक्रमणकारी आए, वो भी बोलते हम भारत को जीत के हम भारत को अपने अंडर रखेंगे। परंतु इस प्रकार के चलते रहे, परंतु ऐसा भारत पर प्रभुत्व कोई स्थापित नहीं कर सका। फिर इस समय विदेशी शक्तियों के भारत आक्रमण। अब यहां पर ये चीज लिए, पहले मैंने पढ़ाया कि आपको भारत पर आक्रमणकारी, दो आक्रमणकारी हैं, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, 18वीं शताब्दी के हैं। परंतु यहां पर विदेशी शक्तियों का मतलब क्या हो गया? क्या वो दो ही हैं या और भी हैं? हाँ, यहाँ पे तीसरा व्यक्ति है, जैसे हम कह सकते हैं अंग्रेज। अंग्रेज भी इसी समय की देन है, खास तौर पे जब अंग्रेजों ने सत्ता स्थापित की अपनी। जब भारत टुकड़े में बट गया, तो भारत टुकड़े में बटने के बाद में अंग्रेजों के हाथ लगा है। बाकी लोग तो लड़ते झगड़ते रह गए, परंतु भारत किसके हाथ लगा? फिर अंग्रेजों के हाथ लगा। तो विदेशी शक्तियों के भारत आक्रमण, यह है, इसके 4 पॉइंट हैं, जिसमें 5 पॉइंट है, सॉरी। पहला तो नवीन राज्यों का उदय है, दूसरा मुगल सत्ता का पतन है, तीसरा विकेंद्रीकरण है, चौथा भारत पर प्रभुत्व के लिए संघर्ष हुआ, और पांचवा विदेशी शक्तियों के भारत पर आक्रमण, जिसमें अंग्रेज भी है, नादिर शाह भी है और अहमद शाह अब्दाली भी है। तो इनके आक्रमण हुए। अब हम पढ़ेंगे कि उस समय भारत में राज्य कौन कौन से थे। जब हम 18वीं शताब्दी पढ़ रहे हैं, तो उस समय के प्रमुख राज्य कौन कौन से थे? अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे। 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख राज्य कौन कौन से थे? तो हम दक्षिण से शुरू कर देते हैं। पहले हम पढ़ते हैं हैदराबाद, या फिर हम इसे कह सकते हैं निजाम शाही, या फिर हम इसे आसफ शाही भी कहते हैं। ये कंपटीशन क्लासेस में पूछा जाता है मोस्टली कि हैदराबाद में जो वंश या जो सत्ता थी उसको क्या कहते हैं? निजाम शाही कहते हैं,
और उसे आसफ शाही भी कहते हैं। ठीक है, तो हैदराबाद में दक्षिण में जो सत्ता स्थापित हुई उसको निजाम शाही या आसफ शाही कहते हैं। अब ये सत्ता स्थापित किसने की, इसका संस्थापक कौन था? ठीक है, पहला क्वेश्चन होता है कि हैदराबाद जो राज्य है उसकी स्थापना किसने की, उसका संस्थापक कौन है? तो उसका संस्थापक है चिनकिलिज खां। उसका नाम है चिनकिलिज खां। और इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं निजाम उल मुल्क। निजामुल मुल्क। और इसका एक और नाम है आसफ जहां या आसफ खां। तो आपने देखा ये निजाम शाही किससे बना? निजाम उल मुल्क से। ये आसफ शाही कहां से मिला? आसफ जहां से। ये ऐसे शब्द निकले हैं इनके। तो इस वंश के नाम है आसफ शाही या निजाम शाही, ये वंश का नाम है। चिनकिलिज खां इसका संस्थापक है, इसका वास्तविक नाम ये था, बाकी यह दोनों उपाधियां हैं, इसके अन्य नाम है जो मुगल बादशाहों ने दिए हैं। तो चिनकिलिज खां ने, निजाम उल मुल्क ने या आसफ खां ने हैदराबाद में एक वंश की स्थापना की, एक राज्य की स्थापना की, जिसे क्या बोलते हैं? निजाम शाही या आसफ शाही। कब की स्थापना की? समय क्या है? 1724 ईस्वी। 1724 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से आसफ खां ने या चिनकिलिज खां ने हैदराबाद में सत्ता स्थापित कर दी। अब जब ये सत्ता स्थापित की तो उस समय ये हैदराबाद में क्या था? आखिर हैदराबाद में क्या था उस समय? हैदराबाद क्यों प्रमुख है? हैदराबाद दक्षिण भारत दक्षिण भारत का मुगल केंद्र था। जैसे कि दिल्ली उनकी राजधानी थी, उत्तर भारत का केंद्र था, उसी प्रकार से हैदराबाद उस समय दक्षिण भारत का मुगल केंद्र था, मुगल सत्ता थी। अगर किसी को दक्षिण भारत का गवर्नर बनाया जाता था तो वह हैदराबाद में ही नियुक्त किया जाता था, हैदराबाद रहता था वो। औरंगजेब के समय तक बुरहानपुर वो केंद्र था जहां पर दक्षिण का सूबेदार रहता था, परंतु औरंगजेब के पश्चात दक्षिण का सूबेदार हैदराबाद रहने लग गया और हैदराबाद में चिनकिलिज खां भी एक सूबेदार, एक गवर्नर के तौर पे रहता था। तो चिनकिलिज खां भी इस समय गवर्नर रहा और वहां पर उसने सत्ता स्थापित की। अब इसने चिनकिलिज खां जो है, अब इससे जुड़े हुए एक दो तथ्य और हैं कि चिनकिलिज खां ने नादिर शाह से युद्ध किया। अब सोचने वाली बात है, चिनकिलिज खां जो हैदराबाद का शासक है, उसने नादिर शाह से क्यों आक्रमण कर लिया? उसको क्या है पड़ी है? उसने, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया है। अगर ये इसने सत्ता स्थापित कर रखी है हैदराबाद में, तो वहां पर क्या करने जा रहा है? नादिर शाह ने 1739 में की है। नादिर शाह से जो आक्रमण हुआ है वो 1739 ईस्वी में हुआ है। 1739 में युद्ध हुआ है। 1924 में सत्ता स्थापित हो चुकी है। अब वो स्वतंत्र शासक है, परंतु दिल्ली को बचाने के लिए उसने नादिर शाह से भी युद्ध किया और बंदी भी बना।
उसने 1739 में नादिर शाह से युद्ध किया था, करनाल का युद्ध, और करनाल के युद्ध में पराजित होने के पश्चात वह वहां पर एक बंदी के तौर पर भी रहा। बाद में वह दिल्ली वापस आया और मोहम्मद शाह ने उसे उपाधियां दी, वो बातें अलग हैं, परंतु उसने अपनी स्वामी निष्ठा, कह सकते हो, अपने स्वामी के प्रति निष्ठा व्यक्त की और उसने नादिर शाह से युद्ध किया था। उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना अवश्य की, परंतु उसने दिल्ली के सुल्तान का कभी बुरा नहीं किया। यह एक परोपकारी व्यक्ति था, एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, और निजाम ने उस समय अपने कौशल, अपने बुद्धि कौशल से एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी, जो कि हैदराबाद में निजाम शाही कहलाई, और आगे जाके अंग्रेजों के समय तक निजाम शाही वहां पर शासन करती रही, और जब भारत स्वतंत्र हुआ तब तक निजाम वहां पर शासन ही करते रहे। तो 1724 से लेकर भारत की स्वतंत्रता के समय तक हैदराबाद में जो शासन करते थे उनको निजाम कहते थे, और वहाँ की जो वंश है उसे निजाम शाही कहा जाता था, और इस वंश के संस्थापक कौन थे? चिनकलिज खां, और यह स्थापना 1724 ईस्वी में हुई थी, जो कि 1947 तक चलती रही। और इस प्रकार से हमारा हैदराबाद वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। इसमें हम 4-5 पॉइंट बना सकते हैं कि हैदराबाद में जो वंश शासन कर रहा था उसे निजाम शाही या आसफ शाही कहते हैं। इसका संस्थापक चिनकलिज खां है, जिसे भारतीय इतिहास में निजामुल मुल्क और आसफ जहां भी कहा जाता है। चिनकलिज खां ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की, और हैदराबाद उस समय दक्षिण भारत का मुगल केंद्र था। चिनकलिज खां ने नादिर शाह से 1739 में युद्ध किया था। किसकी ओर से युद्ध किया था? मोहम्मद शाह की तरफ से युद्ध किया था। उस समय दिल्ली का सुल्तान था। और अब अगला जो राज्य है वो हम लेते हैं बंगाल। मराठा भी ले सकते हैं, मराठा ले लेते हैं पहले, साउथ कंप्लीट कर लेते हैं पहले। सेकंड है मराठा। तो मराठा जो राज्य है इसकी स्थापना, इसके संस्थापक कौन है? शिवाजी। परंतु 18वीं शताब्दी के आते आते अब यह शिवाजी फिर संभाजी तक चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, परंतु आगे जाकर सत्ता किसके हाथ में आ गई? पेशवा के हाथ में। सत्ता किसके हाथ में आ गई? पेशवा के हाथ में। अब यह मराठा वास्तविक शासक बन गए। पेशवा क्या बन गए? मराठाओं के वास्तविक शासक बन गए। बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव, तो इन लोगों ने उस समय काफी अधिक पेशवा को मजबूत किया, उस पद को मजबूत किया। जैसे कि बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है। तो यह उस समय की प्रमुख घटना है जिस समय वहां के पेशवा सत्ता में काबिज थे और उन्होंने सत्ता को अपने हाथ में लेकर और मराठा राज्य को सशक्त किया, मराठाओं का विस्तार किया। तो पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात में बहादुर शाह गद्दी पे बैठा और उसने शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुक्त कर दिया। संभाजी को मुक्त किया तो उस समय ताराबाई जो थी उनसे उनका द्वंद्व चला। ताराबाई के साथ में उनकी बातें थोड़ी बिगड़ गई, क्योंकि ताराबाई खुद सत्ता में रहना चाहती थी, उधर संभाजी खुद चाहते थे मैं सत्ता में रहूं। और इन दोनों के कारण ही यह बात बिगड़कर पेशवाओं के हाथ में आ गई। अब जब शासक लड़ेगा तो कोई तीसरा ही उस सत्ता का उपभोग कर लेगा। तो पेशवाओं ने आपसी लड़ाई का फायदा उठाया और सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ता।
पेशवाओं के हाथ में वास्तविक सत्ता आने के पश्चात हम देखते हैं कि भारत पर अखंड राज्य स्थापना का प्रयास किया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, पेशवा गद्दी में बैठे तो उन्होंने क्या बोला कि हम अटक से कटक तक, अटक से कटक तक यानी सिंध से लेकर उड़ीसा तक एक सत्ता स्थापित करेंगे, वो होगी मराठा सत्ता, हिंदू सत्ता। यह स्वप्न उस समय देखा गया। इस स्वप्न को लेकर पेशवा और मराठाओं ने क्या किया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण में केरल तक, कर्नाटक, हैदराबाद, उड़ीसा, बंगाल, लगभग संपूर्ण भारत पर आक्रमण किए। अगर आप देखें तो मैं आपको वो स्थिति बता रहा हूं कि 1707 से लेके 1761 ईस्वी तक आखिरकार मराठाओं का हुआ क्या। सोचने वाली बात है, इस चीज पे आप गौर करिए कि आखिरकार मराठाओं की इतनी बड़ी दुर्दशा हुई कैसे। और अभी कुछ विवाद भी चला था पानीपत के तृतीय युद्ध के लिए, तो उस विवाद की भी चर्चा कर लूंगा मैं यहां पे कि 1707 से 1761 के मध्य आखिरकार संपूर्ण भारत पर आक्रमण उन्होंने किया। आक्रमण क्या किया उन्होंने, कभी गुजरात को लूटने चले गए, गुजरात को लूटा, गुजरात को लूटने के बाद में वहां से चौथ और सरदेश मुखी ले लिया, टैक्स ले लिया, परंतु अपने राज्य में शामिल नहीं किया। मध्य प्रदेश पे आक्रमण कर लिया, अपने राज्य में शामिल नहीं किया। राजस्थान पे आक्रमण कर लिया, अपने राज्य में शामिल नहीं किया। दिल्ली पे आक्रमण कर लिया, सत्ता अपने हाथों में नहीं ली, केवल गए, लूटा और वापस आ गए, कोई भी जिम्मेदारी का काम नहीं किया। और इससे क्या हुआ, अब जो शासक हारेगा तो उसके मन में तो द्वेष उत्पन्न होगा ही। अगर कोई बार बार में किसी चीज को उकसाएगा तो उसमें द्वेष उत्पन्न होगा। तो वहां के शासकों के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया कि आखिरकार यह हमें क्यों परेशान करते हैं और किस चीज के लिए करते हैं, आखिरकार हमने बिगाड़ा क्या है इनका, कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना है इनका। तो 1761 तक आते आते इन्होंने इतना, आपने कह सकते हो पूरे भारत के शासकों का इन्होंने मन दुखा दिया। कोई भी शासक इनके पक्ष में नहीं बोलना चाहता था। जब 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, उस युद्ध में किसी भी भारतीय शासक ने इसकी सहायता करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आपने काम ही ऐसे किए। और उस समय भी काम इन्होंने अपने हाथ से किए हैं 1761 का। यह मैं आपको 1761 में पानीपत की लड़ाई में पढ़ाऊंगा कि आखिरकार उन्होंने किस प्रकार से युद्ध किया। तो इस समय तक आते आते व्यवस्थाएं बिगड़ गई। पेशवा बाजीराव से लेकर आपके बालाजी विश्वनाथ तक आते आते बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं बिगड़ गई। बालाजी बाजीराव के समय 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि मराठा जो एक ध्वज लेकर चल रहे थे कि हम भारत को एकजुट करेंगे और भारत में हम हिंदू सत्ता या अखंड राज्य की स्थापना करेंगे, मराठा राज्य की स्थापना करेंगे, 1761 में आके वो चकनाचूर हो गया, बिल्कुल ध्वस्त, कुछ नहीं बचा। तो इस प्रकार मराठा वाला भी अपना पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब अगला हम पढ़ते हैं बंगाल। बंगाल, तो अब बंगाल में कौन है, बंगाल में सत्ता स्थापित की मुर्शीद कुली खां।
मुर्शीद कुली खां ने, ठीक है, मुर्शीद कुली खां ने सत्ता स्थापित की थी बंगाल में। अब ये मुर्शीद कुली खां कौन है? ये था पहले औरंगजेब ने इसे बंगाल का गवर्नर बनाया था। कहां का गवर्नर बनाया? इसे बंगाल का, इसे बंगाल का गवर्नर बनाया। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र शासक बन गया। औरंगजेब जब तक जीवित था तब तक इसने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित नहीं की, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और यह बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया। और इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वो है अलीवर्दी खां। इसके पश्चात अलीवर्दी खां जो शासक बनता है बंगाल का। मुर्शीद कुली खां के बाद में अलीवर्दी खां प्रमुख नाम है जो बंगाल का शासक बना। इसके बाद में सिराजुद्दौला भी है, तो वो हम बंगाल के शासन के समय पढ़ेंगे। परंतु बंगाल में मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। औरंगजेब ने इसे बंगाल का गवर्नर बनाया था। बंगाल का गवर्नर रहने के बाद में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक बना लिया और इसके पश्चात अलीवर्दी खां गद्दी पे बैठा था। और बंगाल राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? बंगाल राज्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो आप सुने, पश्चिमी बंगाल, जो अभी वेस्ट बंगाल है वो, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश। ये क्षेत्र उस समय बंगाल राज्य के अंतर्गत आते थे। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, ये उस समय का बंगाल राज्य था जो उस समय का सबसे समृद्ध राज्य था। ये अकेला ऐसा राज्य था जो पूरे भारत को खिला सकता था खाना, इतना विशाल राज्य था। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, इनमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं, तो इतना अधिक अनाज होता था कि पूरे भारत का उत्पादन कर सकते थे। और अंग्रेजों ने इसी राज्य पर पहली बार नजर डाली, इसी राज्य पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की, क्योंकि जानते थे इसका कितना आर्थिक महत्व है। और इसके आर्थिक महत्व होने के कारण ही मुर्शीद कुली खां ने दिल्ली जैसी सत्ता को चुनौती दी और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। इसके पश्चात अब अगला है बंगाल हो गया, और अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे अवध। चौथा पॉइंट है अवध। अब अवध कौन सा क्षेत्र है? पॉइंट उठता है कि आखिरकार अवध कौन सा क्षेत्र है। तो अवध के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो अवध के अंदर उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। और सीधे शब्दों में कहे तो अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है। तो अयोध्या के आसपास के क्षेत्र को हम अवध क्षेत्र मानते हैं, जो उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र था और दिल्ली और आगरा के समीपवर्ती क्षेत्र था। और यहाँ पर इन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी अवध के नवाबों ने। यहाँ पर भी मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ, यानी ये जो अवध में राज्य स्थापित हुआ है वो क्या है? एक मुस्लिम राज्य है। ठीक है।
तो अब मुस्लिम राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ, तो आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई? आखिरकार अवध जो कि दिल्ली के इतने पास में है, तो वहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य कैसे बन गया, इसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। अब हम अवध में जो पढ़ रहे थे कि मुस्लिम राज्य कौन सा है हमारा, तो एक मुस्लिम राज्य जिसकी स्थापना शहादत खान ने की। इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक है शहादत खां। शहादत खां इसका नाम है। इसको उपाधि मिली थी बुरहानुल मुल्क। इसकी उपाधि है बुरहानुल मुल्क। अवध में शहादत खान ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बुरहानुल मुल्क इसकी उपाधि थी। और शहादत खान के समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ईस्वी में जब आक्रमण हुआ था तो नादिर शाह ने यानी पराजित हुआ, तो नादिर शाह ने शहादत खां को बंदी बना लिया था। करनाल के युद्ध में बंदी बना लिया। तो इसे जब सामने लाया गया शहादत खां को, तो इसने क्या कहा कि ना मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इसका नया नया राज्य था तो इसके पास देने के लिए कुछ था नहीं। तो इसने नादिर शाह से कहा कि आपने जितना यहाँ कमाया है ना, इससे कहीं गुना आप दिल्ली से कमा सकते हो। दिल्ली पर अगर आक्रमण करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, और आप दिल्ली पे आक्रमण करोगे। तब नादिर शाह ने पूछा कितना मुझे वहां से मिलेगा, आखिरकार मैं दिल्ली तक आक्रमण करूं तो मुझे कितना धन मिलेगा। तो नादिर शाह ने जब ये पूछा तो शहादत खान ने बोला कि आप जब दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो आपको वहां से 20 करोड़ रुपए की आय होगी। उस समय का 20 करोड़ मिलना कोई आम बात नहीं थी। तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु उसको 20 करोड़ नहीं मिल पाए वहां से। तो जब 20 करोड़ वहां से नहीं मिले तो नादिर शाह ने कहा कि तुम्हारे कहने पर मैंने दिल्ली पर आक्रमण किया, शहादत खां अब तुम मुझे वो पैसा दो, 20 करोड़ रुपए दो। तो शहादत खां के पास में उस समय कोई 20 करोड़ रुपए थे नहीं। तो इसने क्या किया, जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार इसके संस्थापक यानी अवध राज्य के संस्थापक शहादत खां की अंत कैसे हुआ, उसने जहर खाया और आत्महत्या कर ली। क्यों खाया? क्योंकि नादिर शाह ने शहादत खां से 20 करोड़ रुपए मांगे थे, तो वह दे नहीं पाया। इसके पश्चात इसका बेटा सफदरजंग गद्दी पर बैठा। ये कौन है? शहादत खां का पुत्र है। शहादत खां का पुत्र है सफदरजंग, और वह गद्दी पर बैठा। और एक तरह से कह सकते हो कोई उसके इतिहासकार ये बोलते हैं इसका कोई वास्तविक पुत्र नहीं था, इसने गोद लिया है। इसने गोद लिया, अपनी सत्ता का उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो हम पुत्र भी नहीं कहें तो इसे उत्तराधिकारी तो कह ही सकते हैं कि आखिरकार उसका उत्तराधिकारी था। तो शहादत खां का उत्तराधिकारी सफदरजंग गद्दी पे बैठा और उसने दिल्ली पर वजीर के तौर पे कार्य किया। उसने दिल्ली में वजीर का पद प्राप्त हुआ। और वर्तमान में जो सफदरजंग हवाई अड्डा है दिल्ली में, जो नॉर्मल फ्लाइट्स के लिए है, उसी के पास में सफदरजंग का मकबरा भी है। इस वजीर का मकबरा भी है सफदरजंग का, वहां पर बना हुआ है, बहुत अच्छा मकबरा है। तो शहादत खां ने अवध की स्थापना की। उसकी उपाधि बुरहानुल मुल्क थी। उसने नादिर शाह से युद्ध भी किया था, परंतु नादिर शाह के दबाव के कारण उसे जहर खाना पड़ा और आत्महत्या करनी पड़ी। फिर उसके बाद में सफदरजंग गद्दी पे बैठा और दिल्ली के सुल्तान का वो वजीर बना था। और अयोध्या और उसके आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अब अवध के बाद में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार अगला कौन सा राज्य है। अब अगला राज्य है
रुहेलखंड या फिर जिसे हम बोल सकते हैं बघेल खंड। पहले वहां पे बघेल राजपूतों का शासन था तो इसलिए बघेलखंड कहते हैं और रुहेलखंड कहते हैं। ये राज्य कितनी दूर में था? यह राज्य था बरेली से इलाहाबाद तक। बरेली से इलाहाबाद तक का राज्य इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बरेली से इलाहाबाद तक का राज्य रुहेलखंड या बघेलखंड के अंतर्गत आता है। और इस राज्य की स्थापना किसने की? बरेली में की गई। बरेली के वीर दाऊद व मोहम्मद खां ने। ये कौन है? इसके संस्थापक है। ठीक है, बरेली के वीर दाऊद और मोहम्मद खां रुहेलखंड और बघेलखंड राज्य के संस्थापक है और इन्होंने दिल्ली के समीप अपनी सत्ता स्थापित की थी और यह काफी समय तक दिल्ली के आसपास शासन करते रहे और परंतु इन्होंने स्पष्ट सत्ता स्थापित नहीं की थी कोई। यह दिल्ली के अधीन रहकर राज्य चला रहे थे अपना। तो बरेली के वीर दाऊद और मोहम्मद ने रुहेलखंड में अपने सत्ता स्थापित की। रुहेल यानी इन्हें कह सकते हैं कि बरेली में जो सत्ता है उसे रुहेल या रुहेला पठान कहते हैं। यह अपने आप को पठान कहते थे और ये सैयद थे और सैयद में भी ये थे शिया संप्रदाय के। यह शिया संप्रदाय के थे, सैयद थे और रुहेला पठान कहलाते थे वीर दाऊद और मोहम्मद खां। इसके बाद में हम अगला राज्य पढ़ लेते हैं। अब इनका कुछ विशेष इतिहास नहीं रहा। ये दिल्ली के नीचे एक दबकर एक छोटी सी सत्ता स्थापित कर ली और विशेष इन्होंने कोई कार्य नहीं किया था। अब हम पढ़ते हैं सिख राज्य। अब हम बात करते हैं सिख राज्य की। तो सिख राज्य में हम बात करते हैं कि गुरु गोविंद की मृत्यु के पश्चात सत्ता आई किसके हाथ में? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के हाथ में सत्ता आई। कब आई? 1708 ईस्वी। 1708 ईस्वी में आई। जब तक बंदा बहादुर जीवित थे तब तक उनके हाथ में ही सत्ता रही और इन्होंने खालसा राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने खालसा राज्य स्थापित किया। कहां किया? पंजाब में। और इन्होंने मुगलों को काफी ज्यादा परेशान किया था, जिसके कारण इनकी हत्या कर दी गई। और बंदा बहादुर के पश्चात कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने सिख राज्य स्थापित किया। बाद में आगे जाकर महाराजा रणजीत सिंह सिख राज्य स्थापित करते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि महाराजा रणजीत सिंह सिख राज्य के संस्थापक बनते हैं। यानी महाराजा रणजीत सिंह सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक थे, परंतु देखा जाए तो इनकी मृत्यु के पश्चात सिख राज्य का अंत भी हो गया। तो सिख राज्य पहले गुरु गोविंद सिंह ने कोशिश की थी सिख राज्य स्थापित करने की, परंतु इनका ज़्यादातर समय औरंगजेब से लड़ते हुए बीता। उसके पश्चात बंदा बहादुर ने सिख राज्य स्थापना के प्रयास किए। 1708 ईस्वी से उसने ये प्रयास किया
और खालसा राज्य की स्थापना की पंजाब में, और उसके पश्चात इनका भी वध कर दिया गया। और महाराजा रणजीत सिंह वास्तविक सिख राज्य के संस्थापक थे। और अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। सिख राज्य के पश्चात जाट राज्य। तो सेकेंड ईयर क्लास में आपने पढ़ा था जाट विद्रोह, जो कि हमने ज़्यादातर देखा है कि जाट विद्रोह में गोपाल जाट, चूड़ामन जाट, इनके प्रमुख रूप से विद्रोह हैं। परंतु जाट राज्य की स्थापना, वास्तविक जाट राज्य की स्थापना किसने की? तो जाट राज्य के संस्थापक कौन थे? जाट राज्य के संस्थापक कौन थे? तो उस समय के जाट राज्य के संस्थापक हैं बदन सिंह। बदन सिंह ने जाट राज्य की स्थापना की। पर जाट राज्य कहां तक था? भरतपुर, डिग, अलवर, आगरा व मथुरा का समीपवर्ती भाग। तो जाट राज्य कौन कौन सा है? जाट राज्य के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? भरतपुर, डिग, अलवर, आगरा, मथुरा का समीपवर्ती भाग। इनको मिलाकर जाट राज्य की स्थापना किसने की? बदन सिंह ने की थी। और बदन सिंह के पश्चात यह सत्ता किसके हाथ में आई? सूरजमल जाट के हाथ में, जिसे जाट जाति का अफलातून कहते हैं। तो उसके पश्चात इनके हाथ में है। और इस प्रकार इन्होंने भी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना दिल्ली के समीप की। यह भी बिल्कुल दिल्ली के पास का राज्य है। तो इस प्रकार देखा जाए तो काफी क्षेत्र ऐसे हैं जो दिल्ली के आसपास ही बने, यानी दिल्ली की सत्ता को चुनौती देने के लिए जाटों ने अपना राज्य स्थापित किया। तो जाट राज्य कहां पे है? भरतपुर, डिग, अलवर, आगरा, मथुरा का समीपवर्ती क्षेत्र है। संस्थापक है बदन सिंह और सूरजमल जाट इसके पश्चात इस सत्ता को और भी मजबूत करते हैं। फिर इसके बाद में अगला जो शासक है, अगला जो शासन है वो है राजपूत राज्य। तो अब हम इस विषय पे चर्चा करेंगे आखिरकार उस समय के राजपूत राज्य कौन कौन से हैं। तो आखिरकार उस समय, यानी उस समय क्या हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की भी बात करें तो 7वीं शताब्दी से लेकर भारत की स्वतंत्रता के समय तक भारत में राजपूत राज्य काफी ज्यादा समय तक रहे। अगर देखा जाए तो राजपूत जो राज्य है वह भारत पर कितने लंबे समय तक शासन कर पाए? गणना की जाए तो 7वीं शताब्दी में उदय हुआ इनका, उदय, और 1947 तक रहे। इतने लंबे समय तक भारत पर राजपूत राज्यों का उदय रहा, उनका सत्ता रही। तो जब 18वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं तो उस समय भारत में कौन कौन से राजपूत राज्य थे? अब क्वेश्चन यह होता है कि इस समय भारत में कौन कौन से राजपूत राज्य थे। तो उस समय भारत में राजपूत राज्य जो थे उनका नाम पहला ले लें, आमेर, या कह सकते हो जयपुर। ठीक है, आमेर या जयपुर। तो आमेर और जयपुर का राज्य था, ये दिल्ली के अधीन था। यानी दिल्ली के शासकों की अधीनता ले रखी थी। बाकी यह स्वतंत्र शासक थे, परंतु इन्होंने दिल्ली की बस एक ओट ले रखी थी। एक वास्तविक शासक स्वयं थे, बस नाम उनका चला रहे थे। महाराज सवाई जय सिंह जिन्होंने जयपुर की स्थापना की इसी समय की थी 18वीं शताब्दी में, और उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों की काफी ज्यादा सेवा भी की। उस समय काफी ज्यादा ध्यान रखा गया इनका। फिर आता है हम मारवाड़,
मारवाड़, यह भी शासक दिल्ली की अधीनता मान के रखे थे। यानी दूसरा जो शासन मानते हैं हम राजपूतों का, वो मारवाड़ राज्य है, जो कि वह भी दिल्ली के अधीन था। तीसरा राज्य बीकानेर, ये मारवाड़ से अलग हुआ राज्य है परंतु स्वतंत्र राज्य था, तो यह भी अपने आप को दिल्ली के अधीन मानता था। चौथा राज्य है जैसलमेर, उस समय के राजपूत राज्य हैं जैसलमेर, यह भी अपने आप को दिल्ली के अधीन रखते थे। पांचवा राज्य, सबसे महत्वपूर्ण राज्य मेवाड़, यह भी दिल्ली के अधीन था, दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, परंतु यह कभी दिल्ली के पूर्ण रूप से अधीन कभी नहीं रहे। यह दिल्ली की अधीनता केवल नाम मात्र की स्वीकार करके रखते थे। मेवाड़ हो गया। हाड़ौती, हाड़ौती के अंदर आपके देखो बूंदी, झालावाड़, कोटा, ये प्रमुख रियासतें थी उस समय की, तो यह भी अपने आप को दिल्ली के अधीन ही मानती थी। सातवां राज्य जो था वो था सिरोही, ये भी दिल्ली के अधीन था उस समय। बाकी मुख्य रूप से तो मेवाड़ के अधीन ही राज्य हैं सारे के सारे, मेवाड़ के अधीनता ही मानते थे, मेवाड़ के समकक्ष थे। इसी तरीके से प्रतापगढ़ था, चित्तौड़गढ़ था, वहाँ के महाराव थे प्रतापगढ़ में, और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, यहाँ पर अब बंटवारा हो चुका था, छोटा छोटा बंटवारा हो चुका था इन लोगों का, तो ये मेवाड़ के अधीन ही थे। तो आमेर, जयपुर, जिसे हम कह सकते हैं एक ही चीज़ है, आमेर, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़, हाड़ौती, सिरोही, यह जो राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र थे, इन सब ने अधीनता स्वीकार कर रखी थी दिल्ली की, परंतु यह अधीनता कैसी थी? केवल नाम मात्र अधीनता, यह नाम मात्र अधीनता थी। और क्या थे ये? स्वतंत्र शासक थे, अपने आप में ये क्या थे? स्वतंत्र शासक थे। इन्होंने केवल दिल्ली की अधीनता नाम मात्र रूप में स्वीकार कर रखी थी कि हाँ हम दिल्ली की सत्ता को मानते हैं, बाकी यह वास्तविक रूप में दिल्ली की सत्ता को नहीं मानते थे। इन्होंने दिल्ली की सत्ता को नहीं माना कभी पूर्ण रूप से, और इन्होंने पूर्ण रूप से इस सत्ता के लिए कभी भी कुछ कार्य नहीं किया। तो इस प्रकार से यह प्रमुख राजपूत राज्य हैं जो उस समय सत्ता में थे। और इस तरीके से हम कह सकते हैं मारवाड़ मेवाड़ जो भी शासक थे वो अपनी यानी जितना भी कार्य करते थे वह कुछ अवसर पड़ने पर या विपदा के समय दिल्ली के सुल्तान को सहायता प्रदान करते थे, थोड़ा बहुत पैसा पहुंचाते थे, बाकी सीधे उसके अधीन नहीं थे। तो इस प्रकार से 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की यह राजनीतिक स्थिति थी जहां पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में उस समय के प्रमुख राज्य यही थे। तो हम एक बार वापस कर ले क्लैरिफाई कि हम किस किस के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला है हैदराबाद, जहां का संस्थापक कौन है? चिनक्लीज खां। चिनक्लीज खां था वहां का संस्थापक और निजामशाही की स्थापना थी। दूसरा है मराठा। मराठा राज्य का वास्तविक संस्थापक शिवाजी हैं और उसके बाद पेशवाओं के हाथ में सत्ता आ गई। फिर इसके पश्चात हमने पढ़ा बंगाल। बंगाल में संस्था स्थापित की मुर्शीद कुली खां ने। बंगाल के पश्चात हम पढ़ते हैं अवध। अवध में सत्ता स्थापित की सरफराज ने या बुरहान उल मुल्क ने। फिर पांचवा है रुहेलखंड या बघेलखंड, जिसकी सत्ता स्थापना की वेर दाऊद और मोहम्मद खान ने। सातवां सिख राज्य जो कि बंदा बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के नाम से है। फिर आठवां है जाट राज्य
जिसकी स्थापना बदन सिंह ने की। नवा है राजपूत राज्य, जो कि काफ़ी ज़्यादा थे उस समय, छोटे छोटे टुकड़ों में अपने अपने बटे हुए थे, परंतु हमने 7 लोगों के नाम पढ़े हैं इसमें राजपूत राज्य के अंतर्गत, जिसमें जयपुर, बीकानेर, मारवाड़, जैसलमेर, मेवाड़, हाड़ौती और सिरोही, ये मुख्य रूप से हमने राज्य पढ़े जो उस समय के थे। तो यह प्रमुख राज्य हैं जो उस समय शासन कर रहे थे, उस समय सत्ता में थे, और भारत इतने टुकड़ों में विभाजित था। दक्षिण में मुख्य रूप से 2 भाग थे, ठीक है। ये दोनों के दोनों राज्य हैं दक्षिण के, यह है पूर्व का, और यह, और इसको भी लिया जाए चार्ट को भी, तो यह है मध्य भारत। और सिख और राजपूत राज्य हैं पश्चिम भारत के। तो इस प्रकार यह भारत के चारों ओर देखा जाए तो छोटे छोटे टुकड़े बटे हुए थे। अब जब इतने ज़्यादा टुकड़े बटे हुए थे तो विदेशी आक्रमणकारियों को एक, कह सकते हैं, एक हिंट मिली और उन्हें एक मौका मिल गया भारत पर विजय प्राप्त करने का। और भारत को उस समय सोने की चिड़िया माना जाता था, इसलिए बहुत से आक्रमणकारियों ने धन के लोभ में आकर भारत पर आक्रमण किया था। तो इस प्रकार 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में हमारा एक पॉइंट क्लियर हो चुका है कि भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। और इस प्रकार से हमारे भारत के प्रमुख राज्य कंप्लीट होते हैं। भारत के प्रमुख राज्य जो हमने 8-9 पढ़े हैं वो सारे के सारे राज्य। और अब हम पढ़ेंगे कि भारत के आक्रमणकारी कौन है, भारत पर आक्रमणकारी कौन कौन से हैं। तो वो 2 आक्रमणकारी हैं। पहले हैं नादिर शाह और दूसरे हैं अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। और इन दोनों का अगर बेस्ट माना जाए तो 1739 और 1761, हम ये 2 डेट खास तौर से पढ़ेंगे। 1739 में जो युद्ध हुआ वो है करनाल का युद्ध। और इसी समय क्या हुआ, इसी समय दिल्ली पर अधिकार। और 1761 में क्या हुआ, पानीपत का युद्ध। तो यह प्रमुख डेट है, हमारी प्रमुख तिथियां हैं। उस समय आक्रमणकारी जो आए, 2 आक्रमणकारी प्रमुख हैं, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली दोनों एक ही जगह से आए थे, ईरान से आए थे। और 1739 में एक करनाल का युद्ध हुआ था जो नादिर शाह और दिल्ली के शासक के द्वारा भेजे गए सूबेदारों के मध्य हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और का जो युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध 1761 में, वह सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। और दोनों के दोनों विजेता हैं अपने आप में। दोनों ने भारत पर विजय प्राप्त की और उन्होंने अपने विजय के कारण ही भारत में अपने समय का खौफ जाहिर रखा और भारत के लगभग शासकों ने इनकी अधीनता भी स्वीकार की। जैसे कि अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो पंजाब क्षेत्र के जो पाकिस्तान के जितने शासक हैं वो सब शासक, पंजाब हमारा भारत का पंजाब है, दिल्ली है, अवध है, निजाम है हैदराबाद का, उन लोगों ने अधीनता मानी इनकी और वह इनके अधीन माने गए और उन्होंने यहाँ पर इनको धन भी दिया। इस तरीके से यह हमारा यहाँ का पॉइंट अभी इतना हो चुका है कि हम 2 शासकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि दोनों शासक आखिर कितने सिमिलर हैं। और जबकि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते थे, दोनों के दोनों एक दूसरे के जानने वाले होने के साथ साथ एक दूसरे के, यानी एक कह सकते परिचित होने के साथ साथ एक दूसरे का बड़ा आदर करते थे। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली को अपने पुत्र के समान मानता था। इसी कारण जब नादिर शाह ने जितनी सफलता मिली या नादिर शाह ने जो किया उससे प्रभावित होकर ही अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किए। तो अगर हम अब एक और पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पर कि आखिरकार इनके आक्रमण के कारण क्या है। अगर
हम टॉपिक पे चर्चा करें कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके कारण क्या है, भारत पर आक्रमण क्यों किया उसने। तो पहला कारण है कि साम्राज्य विस्तार, दूसरा है साम्राज्य की सुरक्षा, तीसरा है भारत को लूटना, चौथा है भारत में इस्लाम प्रचार, पांचवा है प्रतिद्वंदियों का अंत। यानी 5 टॉपिक हैं। पहला है साम्राज्य विस्तार यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाना, दूसरा है साम्राज्य की सुरक्षा यानी अपने राज्य पर कोई दूसरा अटैक नहीं कर दे उसकी सुरक्षा करना, तीसरा है भारत को लूटना यानी भारत से धन प्राप्त करना, चौथा है भारत में इस्लाम का प्रचार करना यानी भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और पांचवा है प्रतिद्वंदियों का अंत करना यानी अपने जो प्रतिद्वंदी है अपने कॉम्पिटिटर हैं उनका अंत करना। उस समय कॉम्पिटिटर दिल्ली पर सत्ता स्थापित करना चाहते थे मराठा, तो मराठाओं का अंत करना चाहते थे ये, और भारत में इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे, भारत को लूटना चाहते थे, साम्राज्य की सुरक्षा करना चाहते थे और अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहते थे। तो इस प्रकार यह प्रमुख जो कारण थे जिनके कारण भारत पर आक्रमण हुए। तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने इन्हीं कारणों को लेकर भारत पर आक्रमण किए थे, और यह 18वीं शताब्दी की प्रमुख घटना रही जिन्होंने के कारण भारत पर आक्रमण हुए।